हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज जो हमें स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो एक्सटेंशन है क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमने देखा है काफ़ी स्टेप्स था उसमें, और उस केसेस में क्या था कि ये भी मूव कर रहा था, M1 मास भी मूव कर रहा था, M2 और M3 भी मूव कर रहे थे, और ये सारे रेफरेंस ऑफ फ्रेम के रिस्पेक्ट में दोनों ये पुल्ली जो है तो ये भी नीचे की तरफ डाउन जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कंडीशन दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से रेफर करने के लिए बोला है, और मास M2 और M3 जो है 2 kg और 3 kg है रिस्पेक्टिवली, बट व्हाट शुड बी द मास M1 सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। इसमें जो है इसका एक्सेलरेशन जो है ये a इज इक्वल टू 0 कर देना है, यानी कि ये जो है 0 है, मतलब ये M1 मास जो है वो मूव नहीं कर रहा है। तो मान लेते हैं कि इसके टेंशन जो है T है, और इसका वर्टिकली डाउनवर्ड जो इसका वेट है M1G हो गया। ठीक है, तो इसमें जो टेंशन होगा वो भी T होगा, और इसमें जो टेंशन होगा वो T प्राइम मान लेते हैं, इसका T प्राइम मान लेते हैं। ठीक है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो लगेगा डाउनवर्ड वो इसके वेट के कारण M2G लगेगा, और ये M3G लगेगा। राइट, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो पार्ट है M1 जो है और ये पुल्ली ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में हो गया, रेस्ट, ये भी रेस्ट में है, तो इसका मूवमेंट जो है बिल्कुल स्टॉप है। उसके लिए आपको इसका मास निकालना पड़ेगा, M1 का मास कितना होना चाहिए उसके लिए। लेकिन इसमें M2 और M3 मूव कर रहा है रिलेटिव टू दिस पुल्ली B हम इसको माने थे, तो ये मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि ये जो है मास M2 का M2 कम है, 2 kg है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, और M3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में A प्राइम और ये A प्राइम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंडीशन। तो कंडीशन जो है फ्रॉम 4 ब्लॉक M1 मास के लिए क्या देखेंगे आप कि ये बिल्कुल रेस्ट में है, तो इसमें जो टेंशन होगा T माइनस M1G इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, यानी T इज इक्वल टू इससे निकल गया M1G। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा जो है पुल्ली A और ये स्ट्रिंग और ये पुल्ली के बीच में जो टेंशन लग रहा है उसको देखते हैं हम। तो इस केसेस में क्या होगा, T इज इक्वल टू होगा 2T प्राइम हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अब ब्लॉक M2 और M3 का मोशन कंसीडर करते हैं। ब्लॉक M2 जो है, सो लेट द एक्सेलरेशन जो है इसका विथ रिस्पेक्ट टू दिस पुल्ली A है, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका टेंशन जो है, इसका जो नेट फोर्स होगा T प्राइम माइनस M2G, ठीक है, इज इक्वल टू M2A प्राइम। मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन A से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब 4 ब्लॉक M3 क्या होगा, M3 में देखेंगे कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा M3G माइनस T प्राइम, तो M3G माइनस T प्राइम इज इक्वल टू M3A प्राइम से एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, ये 4 इक्वेशन निकल गए, इससे आपको M1 मास निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, M3G माइनस M2G, ये माइनस T प्राइम और ये माइनस T प्राइम और प्लस T प्राइम कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, M2 प्लस M3A प्राइम हो जाएगा। करेक्ट। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो A प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, A प्राइम इज इक्वल टू M3 माइनस M2G और M2 प्लस M3 हो जाएगा।
अब दोनों का वैल्यू हम पुट करते हैं। 3 का वैल्यू है m3 का वैल्यू है 3 kg और इसका है 2 kg, सिर्फ मैग्नीट्यूड हम पुट कर रहे हैं, ये g हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 + 2, तो कितना हो जाएगा, यानी g/5 एक्सेलरेशन हो जाएगा। जो a प्राइम का वैल्यू है वो g/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आपको, है ना, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में हम पुट करते हैं वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से, तो t प्राइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रॉम 3 से देखेंगे m2a का वैल्यू हो गया आपका g/5 प्लस ये क्या हो गया m2g हो गया, राइट। और t प्राइम इज इक्वल टू जो है, t प्राइम इज इक्वल टू आप फर्दर लिख सकते हैं, t प्राइम इज इक्वल टू t/2 और t का वैल्यू जो हो गया सो m1g/2, ये इक्वेशन हम 1a मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें t प्राइम का वैल्यू हम पुट कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा m1g/2 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितना हो जाएगा, ये m2g अगर आप कॉमन ले लेंगे, m2g कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/5 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा m2g × 6/5। ठीक है, अब m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × m2g × 6 और नीचे चला जाएगा 5 × m1 × g, तो ये g कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे m2 का जो है वो कितना है 2 kg, ये हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 24/5। 24/5 को हम लिख सकते हैं 4.8 kg। तो m1 का जो वैल्यू निकल गया, m1 का वैल्यू वो 4.8 kg निकल गया। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि अगर m1 को, ये पूरे सिस्टम को m1 प्लस दिस पुल्ली को रेस्ट में रखना है, इस स्ट्रिंग को, तो आपको कितना वैल्यू होना चाहिए, m1 का वैल्यू 4.8 kg होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो बिल्कुल ही आसान है बट थोड़े से कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इस ब्लॉक का, तो आप देखेंगे कि ये जो 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है, उसके कारण से इसका मास मान लेते हैं कि m है, तो mg नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा। तो हमें जो कंसीडर करना है, मान लेते हैं कि ये जो है सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता विथ एक्सेलरेशन a, है ना। तो लेट द मास 1 kg moves downward direction with acceleration a, मान लेते a एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ मूव करती, तो उसी तरह से क्या होगा, ये जो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेस पर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या होगा कि राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम आप देखेंगे इस ब्लॉक का, इसमें क्या होगा, सिर्फ इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन, और टेंशन के कारण क्या हो रहा है कि इसका जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, और इसमें क्या है कि इसका अपना वेट है और टेंशन उसको वो कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है, अपोज कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट केसेस में जो हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा ma, मास दोनों का सेम है, तो इसको हम पहला इक्वेशन मान सकते हैं। अब दूसरे केसेस में क्या है कि दिस ब्लॉक का आप देखेंगे कि mg माइनस T इज इक्वल टू क्या होगा, ma होगा, राइट। तो यहाँ पर जो है
सो हम एम ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, टी पुट कर देते हैं, सिंपल इक्वेशन 2 मान लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पर एम ए का वैल्यू है, ये वैल्यू हम इसके बदले में क्या करते हैं, टी पुट कर देते हैं। तो एम जी माइनस टी और ये क्या होगा, टी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, राइट। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg/2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि m का जो वैल्यू है 1 kg है और g का वैल्यू 10 बोला है मीटर पर सेकेंड लेने के लिए, ठीक है। और ये 2 हो गया, ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो टेंशन का जो वैल्यू होगा सिंपल t इज इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 न्यूटन। ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई सेटअप नहीं है। बस इसका एम ए का वैल्यू को आप इसके टेंशन निकालने में यूज कर सकते हैं, ये इक्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे कि आप अरेंजमेंट इस तरह से है कि एक 2m ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड है, उसको टाई किया गया है विथ स्ट्रिंग और ये जो स्ट्रिंग एक बी पुल्ली से किया गया है, बांध दिया हुआ है, टाई किया। और इस बी पुल्ली में जो है सो ये स्ट्रिंग जो है इस तरह से बंधे हुए हैं कि इसका फर्स्ट एंड जो है क्लैंप से, ये क्लैंप से पुल्ली ए के साथ कनेक्टेड है और दूसरा छोर जो है इसके साथ एम मास हैंग किया हुआ है। तो इसमें जो है सो क्या क्या निकालना है आप देखेंगे। पहला केसेस में है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पहला केस में है। तो मान लेते हैं कि ये a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं कंपोनेंट, तो mg लगेगा नीचे की तरफ और इसमें टेंशन जो होगा t होगा, ठीक है। तो t होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इस ब्लॉक में क्या है, जो समझने वाली बात है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि इसमें t है और जो इसमें एक्सेलरेशन है वो a एक्सेलरेशन है। मतलब है कि जब ये x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ब्लॉक b जो है या पुल्ली b जो है वो कितना करेगा, x/2, क्योंकि इसके दोनों साइड में स्ट्रिंग बंधा हुआ है। ये चीज़ समझने वाली बात है। यानी कि इसमें अगर x डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहला वाला m मास यदि x डिस्टेंस ट्रैवल किया डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें क्या होगा, x/2 होगा। इसका ये मतलब हुआ कि इसका एक्सेलरेशन जो है a है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और इसमें जो टेंशन होगा, जो इसको पुल्ली को खींच रहा है ऊपर की आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल, ये टेंशन जो होगा इस टेंशन के ट्वाइस हो जाएगा, यानी 2t हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो टेंशन होगा आपका वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस, इसके टेंशन के ट्वाइस हो जाएगा जो इसको पुल्ली को खींच रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं पहले इक्वेशन में, जो फॉर ब्लॉक 2m से आपको क्या, इसका मोशन क्या होगा, 2t इज इक्वल टू क्या होगा, 2m इंटू a/2 एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा, राइट। तो इसमें हम टेंशन इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो गया, ma/2 इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा जो केसेज है, दूसरा केसेज में फॉर ब्लॉक m वाले ब्लॉक में क्या कहानी है, आप देखेंगे कि ये नीचे की तरफ जा रही है विथ एक्सेलरेशन a। तो इसमें जो काउंटर नेट फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पर mg, इसके वेट के कारण जो कि नीचे की तरफ है, और टेंशन t लगेगा इसके स्ट्रिंग के कारण, तो mg - t हो जाएगा, करेक्ट। अब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स हो रहा है ये mg - t हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स के कारण जो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है वो है a एक्सेलरेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं ma। तो पहला चीज जो आपको निकालना है वो निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो t का वैल्यू जो है ऊपर से हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, mg माइनस ma/2 और ये हो जाएगा ma, करेक्ट। आप देखेंगे कि m जो है पूरे में थ्रू आउट है, तो m को हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये इधर हो जाएगा a/2 प्लस a, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3a/2, यानी कि एक्सेलरेशन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2g/3, ठीक है। 2g/3 ये एक्सेलरेशन हो जाएगा
m1 का, m मास का। अब आपको निकालना है ये इक्वेशन एक, मतलब पहले का इक्वेशन, आई मीन द क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन बी में क्या कर रहा है? क्वेश्चन बी में जो है आप देखिए, क्वेश्चन बी को यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टेंशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन का जो वैल्यू है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपको निकल गया है। तो t इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास m है और एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 2g/3 और पहले से ये 2 था, तो ये कितना हो जाएगा mg/3, mg/3 इसका आपका टेंशन हो गया। ठीक है, अब जो थर्ड केस है सी, ये सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज है। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुल्ली ए। तो इसमें जो है फोर्स जो है एक्सर्टेड बाय क्लैंप, ये क्लैंप जो है ये पुल्ली ए पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये निकालना है। इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम खींचते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये क्लैंप हुआ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां पर जो है टेंशन T है और ये टेंशन T है। ठीक है, तो टेंशन, दो टेंशन है, दोनों का वैल्यू है T और ये 90 डिग्री एंगल है, राइट। तो 90 डिग्री एंगल है, इसके कारण से जो पुल्ली ए, टेंशन T के कारण जो पुल्ली ए में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना होगा, ये इसका डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में पुल्ली पर जो लगा रहा है। ठीक है, पुल्ली पर जो लग रहा है फोर्स, ये इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आप वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के एडिशन से आप जानते हैं कि, और मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है, t इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मान लेते हैं कि हम इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कितना, t प्राइम मान लेते हैं। तो t प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा, t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, क्योंकि दोनों आप जानते हैं रिजल्टेंट वाले कैलकुलेशन से कि r इज इक्वल टू, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो क्या होता है, ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री होता है, राइट। तो cos थीटा होता है, तो यहाँ पर cos 90 इज इक्वल टू 0 है, इसीलिए 2ab या 2tt cos 90 हटा दिए, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया √2t, ये मैग्नीट्यूड आपका हो गया। ये फोर्स जो लगा ये किस पर लगा, ये स्ट्रिंग के थ्रू जो है ये पुल्ली पर फोर्स लगाया, पुल्ली ने क्या किया, उस क्लैंप पर फोर्स लगाया। अब क्लैंप क्या करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इसने ये फोर्स लगाया t डैश, क्लैंप क्या करेगा, ऊपर सेम डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगाएगा, वो सेम वैल्यू होगा t डैश। ठीक है, तो क्लैंप के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा, है ना, ये क्या लगेगा, t डैश। तो क्लैंप के थ्रू जो पुल्ली पर फोर्स लगता है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुल्ली, तो फोर्स जो लगेगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप, क्लैंप क्या लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से सेम जो स्ट्रिंग लगाया, यानी कि √2t, और t का वैल्यू हमारा निकल चुका है पहले वाले इक्वेशन से, तो ये क्या हो जाएगा, √2/3 mg, ये हो गया। अब इसका एंगल क्या होगा, एंगल जो है आप देख सकते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो है, सो हम एंगल tan थीटा अगर निकालते हैं, मान लेते थीटा इज इक्वल टू एंगल है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, t/t, है ना, t/t, क्योंकि ये दोनों दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आप याद होगा b/, है ना, a प्लस b cos थीटा होता था tan थीटा का वैल्यू, तो tan अल्फा का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए हम cos 90 डिग्री का वैल्यू हटा देते हैं, तो t1 हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री इसका एंगल होगा, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा √2/3 mg, और एंगल जो होगा आपका एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये वाली बात आपको समझने वाली बात है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। दो वेक्टर अगर मान लेते दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है,
तो आप जानते हैं कि रिजल्टेंट उसको निकालने के लिए वो वाले जो पीछे का वेक्टर का फार्मूला है उस पर हमको जानना चाहिए। और एंगल जो है अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो रिजल्टेंट का एंगल विद द फर्स्ट वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा, है ना, वो आप जानते हैं। बी, वो जो फार्मूला हमने बताया हुआ था बी बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, मतलब वेक्टर वाले क्लास में आप देख सकते हैं उसको मोर डिटेल से, ठीक है। तो इसीलिए ये आसानी से निकाला जा सकता है।